प्राइवेसी, हिंदी में कहें तो एकांत, उर्दू में बोलें तो राजदारी। बड़े लंबे टाइम से इस पर बहस चल रही है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के आने के बाद ये बहस फिर से ताज़ा हो गई है। ये मैसेजिंग ऐप्स यूज़र का कितना डेटा लेते हैं, इसको किसके साथ साझा करते हैं और इसका क्या करते हैं। आप इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इनको आपकी निजी जानकारी का अधिकार मिल गया। अपने देश में जहां आपसे ज़्यादा आपके रिश्तेदारों को आपकी शादी की चिंता होती है, वहां प्राइवेसी या पर्सनल स्पेस का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला ढाला ही है। बात अलग लेवल की तब हो जाती है जब लोग दूसरे की छोड़ अपनी खुद की प्राइवेसी को भी अहमियत नहीं देते। नहीं, ये बात गलत है। लोग अपनी खुद की प्राइवेसी को अहमियत देते हैं, बस अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की कदर नहीं करते। व्हाट्सएप वाले पूरे मसले पर बहुत से लोगों का कहना है, ज़करबर्ग मेरे ही मैसेज पढ़ने तो बैठा है ना। नहीं, फेसबुक आपके मैसेज नहीं पढ़ रहा, मगर शायद आपके बारे में इन सारे सवालों के जवाब जानता है। कौन से सवाल? आप कहाँ रहते हैं, कहाँ टहलते हैं, किससे बात करते हैं, कितनी देर बात करते हैं, किस वक्त बात करते हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आपके रिश्तेदार कौन हैं, आप किस किस को जानते हैं, आपका ईमेल क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आप फ़ोन कौन सा चलाते हैं, सिम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, आपके बैंक अकाउंट कहाँ हैं और कितने हैं, आप पैसा कहाँ और कितना खर्च करते हैं, आपकी हॉबी क्या है, आपकी सेहत कैसी है, बीमारी है तो क्या है और कब से है, आपकी पॉलिटिक्स में रुचि है कि नहीं है तो किसे पसंद करते हैं और किसे नापसंद करते हैं, आपका धर्म क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ की है और कब की है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, बच्चे हैं कि नहीं, हैं तो कितने साल के हैं, स्कूल कहाँ जाते हैं। और ये सब तो सिर्फ एक नमूना भर है। आपकी असल जानकारी कितनी है और उसका इस्तेमाल करके आपके बारे में और कितना कुछ जाना जा सकता है, इसका तो अंदाज़ा भी ठीक से नहीं लगाया जा सकता। मगर फिर भी एटीट्यूड वही है। ये सब जानकर फेसबुक या कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कर क्या लेगा, क्या कर लेगा उस पर भी आएंगे, मगर उससे पहले कुछ और बात। प्राइवेसी के विरोधी अपनी खुद की प्राइवेसी के चैंपियन हैं। साल 2009 में गूगल के सीईओ एरिक श्मिड्ट से जब गूगल के उन कामों के बारे में पूछा गया जिनकी वजह से लोगों की प्राइवेसी भंग की जा रही है, तो इन्होंने कहा, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि कोई और ना देखे, तो शायद आपको वो काम करना ही नहीं चाहिए। श्मिड्ट साहब हमारे सामने ये बात कहते तो हम उनको बताते कि हमारे घर के टॉयलेट में दरवाज़ा क्यों है और कपल अलग कमरे में दरवाज़ा बंद करके क्यों सोते हैं। बहरहाल श्मिड्ट महोदय ने हिपोक्रेसी की सीमा जल्द ही लांघी। सीनेट ने एक आर्टिकल छापा जिसमें इन्होंने एरिक श्मिड्ट के बारे में बहुत सारी पर्सनल जानकारी झोंक दी, और ये सारी जानकारी किसी जासूस की मदद से नहीं जुटाई गई थी, बस एक कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठकर गूगल पर सर्च करके उठाई गई थी। श्मिड्ट साहब इतना दुखी हो गए कि गूगल के सारे कर्मचारियों से बोला कि सीनेट से अब से कट्टी, कोई बात नहीं करेगा इनसे। प्राइवेसी की बात चले और फेसबुक वाले मार्क ज़करबर्ग की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। ये एक इंटरव्यू में बोले थे कि प्राइवेसी अब सोशल नॉर्म नहीं रह गया है, मतलब कि कहाँ चक्कर में पड़े हो प्राइवेसी के, ये सब बेकार की बातें हैं। मगर इन्हीं ज़करबर्ग साहब ने अपनी पत्नी के साथ पोलो ऑल्टो में एक घर खरीदा, तो सिर्फ अपना घर नहीं खरीदा बल्कि आसपास के 4 घर और खरीद डाले। क्यों? प्राइवेसी दादा, प्राइवेसी। अगर आम जिंदगी में प्राइवेसी की तरह डिजिटल प्राइवेसी ज़रूरी नहीं है, तो फिर हर किसी के सोशल मीडिया अकाउंट, बैंकिंग ऐप्स, ईमेल पर पासवर्ड लॉक क्यों लगा होता है? ज़्यादातर स्मार्टफोन यूजर्स के डिवाइस पर फ़ोन लॉक क्यों लगा होता है? प्राइवेसी का अधिकार। आपको अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी की कदर हो या ना हो, मगर भारत का संविधान आपको प्राइवेसी का अधिकार या राइट टू प्राइवेसी देता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 में इस बात को माना कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। 9 जजों की एक बेंच ने अपने फैसले में कहा कि प्राइवेसी का अधिकार आर्टिकल 21 में दिए हुए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है, और ये प्राइवेसी ऑनलाइन भी लागू होती है। इंडिया और बहुत से देशों में यूज़र का डेटा बचाने के लिए डेटा प्रोटेक्शन कानून है। हालांकि एनएसए विसल ब्लोवर और प्राइवेसी एडवोकेट एडवर्ड स्नोडेन इसमें एक दिक्कत बताते हैं। ट्रेवर नोवा को दिए गए एक इंटरव्यू में स्नोडेन कहते हैं कि दिक्कत इस बात की है कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन कानून हैं, लेकिन हमने मान लिया है कि डेटा कलेक्शन कोई बुरी बात नहीं है। व्हाट्सएप के केस में भी किसी को तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक व्हाट्सएप यूज़र का ढेर सारा डेटा ले रहा था। दिक्कत तब हुई जब इसने ये फैसला किया कि अब ये डेटा फेसबुक के साथ साझा करेगा। क्यों?
क्योंकि फेसबुक के पास पहले से लोगों का बहुत सारा डेटा है। इसमें व्हाट्सएप वाला डेटा जुड़ जाएगा तो इंसान की पूरी कुंडली फेसबुक और उसकी कंपनियों के पास पहुंच जाएगी। आपका डेटा लेकर ये कंपनियां क्या करती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है, दूसरे लोगों से जुड़े रहे बिना जीवन कठिन होता है। सोशल मीडिया ने एक रास्ता दिया अपनी खुशी और अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का, उनसे बात करने का, उनसे दूर होते हुए भी उनसे जुड़े रहने का। मगर ये टेक कंपनियां सिर्फ आपके विचार, आपके फोटो वीडियो ही नहीं लेते, बल्कि आपकी एक पूरी प्रोफाइल तैयार कर देते हैं। आपकी पर्सनल, एकेडमिक और फाइनेंशियल हर तरह की जानकारी को मिलाकर तैयार की गई प्रोफाइल। इसमें वो सारी जानकारी भी होती है जो आप सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड या पार्टनर के साथ शेयर करने में सहज हैं, या वो जानकारी जो अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। तो आपकी प्रोफाइल बन गई, फिर क्या? फिर आप एक आसान टारगेट बन गए, सिर्फ जकरबर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स, कंपनी या सरकार के लिए जिसके पास ये डेटा मौजूद है। ऐड दिखाने वाली कंपनियां जैसे फेसबुक और गूगल इस डेटा का इस्तेमाल आपको ऐसे ऐड दिखाने के लिए करते हैं जिनका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो। ऐसा ऐड बेकार ही है जिसे आप देखकर इग्नोर कर दें। जब वो ऐड आपके मतलब का होगा तभी आप उस पर क्लिक करेंगे। बस आपके डेटा के ज़रिए ये बात पता चलेगी कि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं और किस ऐड पर क्लिक करेंगे। फिर आपकी तरफ ऐसे ही ऐड भेजे जाते हैं जिन पर आप क्लिक करें ही करें। अगर आप ऐड देखकर फ़ौरन ही ख़रीदारी नहीं करते हैं तब भी ऐसे ऐड धीरे धीरे आपके ऊपर एक असर डालते हैं, खासकर आपके निर्णय लेने की क्षमता पर। आपको लगता है कि ये फैसला आपका है, मगर आपकी सोच लगातार ऐसे ऐड देखने की वजह से बदल चुकी होती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ी और आपके ऊपर मौजूद डेटा में ये बात जुड़ गई। अब आपको हर तरफ चश्मे वाली वेबसाइट के ऐड दिखेंगे। आप भले ही चश्मा अभी ना खरीदें, मगर जब भी चश्मे के बारे में बात आएगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले उसी कंपनी का नाम आएगा जिसका आपने बार बार ऐड देखा था। और कुछ इस तरह ये ऐड आपके निर्णय को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह ये डेटा जिसके पास भी होता है वो आपकी सोच को इसी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले केस में इस कंपनी ने फेसबुक यूज़र के डेटा का इस्तेमाल करके उनके वोट देने के फैसले को इम्पैक्ट किया था, और यहाँ भी लोगों को पता नहीं चला था कि इनके फैसले को किसी और ने शेप दिया है। अब सोचिए कि अगर आपका इतना सारा डेटा सरकार के पास हो तब क्या क्या हो सकता है, और अगर यह डेटा लीक होकर गलत हाथों में पहुँच गया तब? डेटा चाहे अमीर इंसान का हो या गरीब इंसान का, दोनों ही केस में बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। यह पावर डिसाइड करता है। आपका डेटा आपके पास है तो पावर आपके पास है, दूसरे के पास है तो पावर उसके पास है। इस डेटा का इस्तेमाल होने के अनगिनत रास्ते हैं और ये जकरबर्ग के मैसेज पढ़ने से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो प्राइवेसी के पहले चैप्टर में बस इतना ही। मेरा नाम है फैसल। हमसे जुड़े रहने के लिए आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी ये वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक, फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। देखते रहिए द लल्लन टॉक।